Hello students, welcome you all in a video lecture series of PPC. So in previous lecture we already started or even discussed about the indirect inventories. In that we already seen the importance of indirect products or materials which affect your finished good products indirectly. So in today's lecture we are going to discuss the inventory functions, why we need the inventories, why we need so desperately, or why the inventories are most popular or used terms or technologies in industries nowadays, or how it affects the cost wise or time wise, and how it beneficial to the industry. So today we are going to discuss the details of the needful things of inventories in details. Okay, so we are going to start what the inventory functions tells that the basic things is that the no business can operate without inventories. Every firm must maintain adequate स्टॉक ऑफ इन्वेंटरीज. ठीक है, तो इसमें इनका कहना है कि आजकल के ज़माने में जो भी इन्वेंटरीज को फॉलो करते हैं, या इन्वेंटरीज ये टर्म या एक टेक्नोलॉजी या एक टूल है, उसको जो इंडस्ट्रीज के अंदर यूज़ कर रहे हैं, तो उसके पीछे रीज़न बहुत सिंपल चीज़ है कि ये इतन है चीज़ वो छोटी निगलिजिबल, लेकिन वो इतनी बड़ी चीज़ प्ले करती है जब आप इसको बड़े डिटेल्स में देखते हो, कंसीडर करना स्टार्ट कर देते हो, जब इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्लांट के पॉइंट ऑफ व्यू से, या मैन्युफैक्चरिंग फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको दिखता है कि यार ये इतनी छोटी चीज़ जो इतनी निगलेक्ट की जाती थी या आज भी होती है, लेकिन वो कितना बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है इनडायरेक्टली आपके प्रोडक्ट के ऊपर, जो फिनिश्ड गुड प्रोडक्ट के ऊपर. तो वो कॉस्ट वाइज भी रहता है, टाइम वाइज भी रहता है, फिर क्वालिटी वाइज भी रहता है, फिर आपके इमेज वाइज भी रहता है. प्रोडक्ट की इमेज को भी मैटर करता है. आपका जो प्रोडक्ट का इमेज रहेगा मार्केट के अंदर, स्टैंडर्ड जो रहेगा उसका, उसके या ब्रांडिंग के ऊपर भी वो कितना इफेक्ट करता है. ये सारी बारीक बारीक चीज़ें कितनी सही में इंपॉर्टेंट होती है जो इफेक्ट करती है. तो यही चीज़ें हमको देखनी है आज की इन्वेंटरी इतनी क्यों ज़रूरी है, क्यों इन्वेंटरी की ज़रूरत है. तो उसके फंक्शंस देखेंगे, यानी ज़रूरत तो है लेकिन उसका फंक्शन क्या है, एग्जैक्टली वो करता क्या है, क्यों इन्वेंटरी इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और उसके फंक्शंस क्या है कि जिस तरीके से वो काम करता है तो उसका इफेक्ट किस चीज़ के ऊपर ज़्यादा गिरता है, उसका प्रोसेस क्या है, उसकी प्रोसीजर क्या है. तो उसकी फर्स्ट प्रोसीजर ये है कि हम क्या करते हैं कि कुछ चीज़ें अपने पॉइंट में दिमाग में लाते हैं, या ऑलरेडी इन्वेंटरीज आपको वो चीज़ें कैलकुलेट करके पॉइंट आउट करता है कि जब इन्वेंटरीज करते हो तो आपको ये सर्टन पॉइंट्स है जो हेल्पफुल होंगे, कि जिसके अंदर आपको काम में आएगा. कुछ चीज़ें ऐसी कि जो हम उसके ऊपर फोकस करके इन्वेंटरीज करेंगे, या इन्वेंटरीज आपको खुद बताएंगे कि इस पॉइंट के ऊपर फोकस करो जब इन्वेंटरीज अप्लाई होगी तो, राइट. तो वैसे ही कुछ रीजंस है. जो इसका फर्स्ट रीजन है टू इंश्योर अगेंस्ट डिलेज इन ए डिलीवरीज. यानी क्या, इन्वेंटरीज जब करोगे आप तो आपको क्या हो जाता है कि आपके डिलीवरी में कितना कॉस्टिंग, कितना टाइम आपका जाने वाला है, ये चीज़ आपको कैलकुलेट करके देता है इन्वेंटरीज. यानी जैसे मैंने आपको इतनी बार बोला है कि कोई भी चीज़ इन्वेंटरी के अंदर इफेक्ट क्या करती है, एंड में आपके प्रोडक्ट के टाइम पे और कॉस्ट पे वो मैटर करता है कि आपका प्रोडक्ट मार्केट में कितना चलने वाला है, टिकेगा, उसकी ब्रांडिंग क्या रहेंगी, उसका स्टैंडर्ड्स क्या रहेंगे. ठीक है, तो ये चीज़ क्या हो जाती है कि इन्वेंटरी क्या कह रही है आपको, कि आपको इंश्योरिटी मिल जाती है कि आपका प्रोडक्ट मार्केट में डिले होने वाला है, नहीं होने वाला है, होगा तो कितना होगा, कितना नहीं होगा. आप बोलोगे यार ये इसका डिलीवरी सर इन्वेंटरी से क्या संबंध आता है. इतना बारीक संबंध आता है कि इसके अंदर अगर कोई भी चीज़, अगर आपकी एक भी चीज़ मिसप्लेस्ड होगी और आपको मिल नहीं रही है, वो मिसिंग हो गई है, और आप उसमें ही टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो आपका इनडायरेक्टली इतना इफेक्ट गिरता है. फॉर एग्जांपल आपको ड्रिलिंग बिट चाहिए था, जो आपको पता है कि आपके स्टोर के अंदर ड्रिलिंग बिट मालूम है एक XYZ 2 mm का ड्रिलिंग बिट है, और आप स्टोर रूम में जाके ढूंढ रहे हो ड्रिल बिट, आपको मिल ही नहीं रहा है. तो आप जब तक वो ड्रिल बिट नहीं मिलेगा तो आप ऑपरेशन नहीं कर पाओगे. ऑपरेशन नहीं कर पाओगे तो आप फर्दर नेक्स्ट प्रोसेस या फर्दर प्रोसेस के लिए आप आपका प्रोडक्ट ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो. तो इनडायरेक्टली हर चीज़ का टाइम उतना ही
बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, आगे उसको टाइम बढ़ते जा रहा है। जो जो एक दिन में आपको 100 प्रोडक्ट बनाने थे वो अब एक दिन में 10 बनेंगे, 5 बनेंगे, 40 बनेंगे, 60 बन सकते हैं। लेकिन इनडायरेक्टली आपके 40 प्रोडक्ट के ऊपर इफेक्ट गिर रहा है ना। फॉर एग्जांपल अगर 100 प्रोडक्ट आपको दिन में बनाने थे तो आपके इस मिस मैनेजमेंट की वजह से क्या हो जा रहा है कि वो प्रोडक्ट सिर्फ 60 ही बन रहा है। मिस मैनेजमेंट यानी वही जो चीज़ें आपको प्रॉपर तरीके से प्लेस करनी थी, स्टोर करके रखनी थी, जो अभी मिल नहीं रही है, उसमें आप टाइम वेस्ट कर रहे हो ढूंढने में, और वो उसकी वजह से उसको ढूंढने में 1 घंटा हो जा रहा है, 2 घंटा लग रहा है। तो वो 2 घंटे में आप बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कर सक रहे थे ना, है ना। तो वो चीज़ें आपको बचाने के लिए आपको इन्वेंटरी करनी है, राइट। तो जब वो इन्वेंटरी आप करते हो, उस तरीके से उसका प्रोसेस फॉलो करते हो, प्रोसीजर एंड में आप उसका लगाते हो, तो आपका ये 2-3 घंटे जो वेस्ट जा रहा था मटेरियल ढूंढने को, वो अभी बच रहा है। वो बच रहा है, इसकी वजह से आपका जो डिले होने वाला था वो नहीं हो रहा है। तो यही चीज़ पहला रीज़न यही बता रहा है कि टू एंश्योर अगेंस्ट डिलेज इन ए डिलीवरीज। उसमें क्या कहा है, व्हेन एन ऑर्डर इज प्लेस्ड फॉर फ्रेश स्टॉक the materials are not immediately available but sometimes elapses before it arrives, राइट। यानी क्या हो जाता है कि जो, जैसे मैं आपको पहले पॉइंट से कह रहा हूँ कि आपके पास सब चीज़ें है लेकिन वो कुछ मिल नहीं रहा है, इमीडिएटली आपको ऑर्डर मिल रही है, आपने इमीडिएटली रॉ मटेरियल बोला है, लेकिन वो कुछ टाइम ले रहा है देने के लिए या आने के लिए या ढूंढने के लिए, तो वहाँ पे इफेक्ट हो रहा है। दिस पीरियड बिटवीन द टाइम ऑफ प्लेसिंग द ऑर्डर एंड द टाइम ऑफ स्टॉक अराइवल, लीड टाइम, इसको हम क्या कहते हैं, लीड टाइम। यानी लीड टाइम यानी कोई भी ऑपरेशन, कोई भी प्रोसेस स्टार्ट करने के पहले जो भी सेटिंग पॉइंट कहते हैं ना, हम सेट करना है कोई भी चीज़, मटेरियल को सेट करो, रॉ मटेरियल लेके आओ, और हर चीज़ को आप सेटअप करने के पहले, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस करने के पहले सेटअप जो करते हैं, उस सेटअप को जो भी चीज़ें लगती है, जितना भी वक्त लगता है, उसको हम लीड टाइम कहते हैं, राइट। तो ये कहता है कि ये वो पीरियड होता है कि जिसके अंदर टाइम आपका ऑर्डर प्लेस हो रही है और आपका जो स्टॉक है रॉ मटेरियल का वो आने में, इसके बीच में जो टाइम है इज़ ऑफन सब्जेक्टेड टू वेरिएशन। यानी इसका कहना है कि इसके बीच में जो टाइम लगने वाला है वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता आपके डिलीवरी टाइम पे। क्योंकि आपके पास अगर ऑर्डर आ गई, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल देता हूँ, एकदम ऑर्डिनरी एग्जांपल, कि आप चाय की दुकान पे जाके बैठ गए और या खाना खाने के होटल पे जाके बैठ रहे, आपने ऑर्डर दे दी, 1 घंटा हो रहा है, 1.5 घंटा हो रहा है, आपका ऑर्डर आ ही नहीं रहा, आ ही नहीं रहा, तो आपकी भूख भी मर जाती है, आपका थिंकिंग लेवल भी उस होटल के बारे में अलग हो जाता है। आपने फिर सामने वाले प्रोडक्ट ने, होटल वाले ने कितना भी अच्छा टेस्टी खाना आपको अगर दिया तो भी आपके दिमाग में वो चीज़ बैठी हुई रहती है, तो इसकी वजह से आप उसके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करते हो। तो ये चीज़ क्या हो जाती है, क्यों डिले होती है कि फॉर एग्जाम्पल उसके पास रॉ मटेरियल ही नहीं है। आपने XYZ पनीर मंगा लिया और पनीर ही उसके पास अगर अवेलेबल नहीं है, तो क्या करेगा, अपने को बोलेगा सर 10-15 मिनट में लगेगा बननेगा, और लेकिन 10-15 मिनट में क्या करता है वो, एक बच्चा भेज देगा होटल में या बाहर दुकान में पनीर लेके आएगा। तो ये जब ऑर्डर उसने दे दिया तो उसका काम है वहाँ पे कि मेरे पास मटेरियल नहीं है, या अगर है भी तो उसका काम है कि वो कहीं तो प्रॉपर तरीके से प्लेस किया हुआ रहेगा। वो फ्रिज में दिख रहा है, मैंने तो मटेरियल लाया था, फ्रिज में तो दिख रहा नहीं, कोई तो पिशवी में था वहाँ पे नहीं दिख रहा है, यहीं पे वो ढूंढते जा रहा है, उसके ढूंढे ही जा रहा है कि भैया इसमें तो कुछ मिल रहा नहीं, तब तक तू लेके आ। तो ये जो बीच में जो टाइम आपका यूज़ हो गया ना ढूंढने में या लेने के, लेके जाने के, आने के लिए, ऑर्डर प्लेस करने के बाद, तो वो टाइम आपका बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है आपके एंड रिजल्ट के ऊपर। तो ये इन्वेंटरीज आपको वहाँ पे हेल्प करती है कि क्यों इन्वेंटरीज आपको करना ज़रूरी है और क्या आपको इसका इन्वेंटरी का फ़ायदा गिरेगा। तो ये फर्स्ट रीज़न हो गया। सेकंड है टू अलाउ फॉर पॉसिबल इंक्रीज इन आउटपुट। अब हो जाता क्या है कि अब इसको हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं, फिर इसको डिस्कस करते हैं। ये कहता है टू अलाउ फॉर पॉसिबल इंक्रीज इन आउटपुट, चेंजेस इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम में ऑकर बिकॉज ऑफ वेरिएशंस इन द डिमांड। ठीक है, टू मीट द इंक्रीज्ड डिमांड ऑफ द फिनिश्ड गुड्स द कंपनी शुड हैव इनफ स्टॉक ऑफ इन्वेंटरीज सो एज टू अलाउ द प्रोडक्शन विदाउट इंटरफेरेंस। अब इसमें होता क्या है, अब फॉर एग्जांपल जब भी आप फोरकास्टिंग करते हैं, फॉर एग्जांपल अभी प्रीवियस जो यूनिट था आपका फोरकास्टिंग था, उसके अंदर हम फोरकास्टिंग क्यों करते हैं, हम फोरकास्टिंग इसलिए करते हैं कि फ्यूचर की डिमांड के रिगार्डिंग, अगर फ्यूचर में आपको लग रहा है कि आपके प्रोडक्ट को डिमांड आने वाला है, बहुत सारा आने वाला है, तो आप उसके पहले ही प्लानिंग करके रखते हो कि मुझे वो डिमांड फुलफिल करने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए, कितने क्वांटिटी में चाहिए। तो जब आपको लग रहा है कि मेरा और ज़्यादा डिमांड आने वाला है फ्यूचर में, तो आप क्या करते हो, उस
का कैलकुलेशंस करके आप आज ही क्या कर लेते हो, उतनी सारी चीज़ें लेके रख लेते हो, स्टोर करके रख लेते हो। जैसे फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल हो गया, टूल्स हो गए, कुछ मशीन पार्ट्स हो गए, कुछ लुब्रिकेंट्स हो गए, वॉट एवर एक्स वाई जेड चीज़ें जो ए टू जेड जो आपने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस की थी कि इन्वेंटरी के अंदर क्या क्या कंसिडर किया जाता है। तो हर एक चीज़ जब आप क्वांटिटी में लेते हो तो वो आपको इतना बड़ा ह्यूज और एडवांटेज देता है कि जब आपको आपकी डिमांड फुलफ़िल करनी है फ्यूचर में, क्योंकि वो आपको डिमांड ज़्यादा आ रही है तो आपका ऑब्वियस है कि प्रोडक्शन रेट भी ज़्यादा होना चाहिए। तो जाके आपके पास अगर सब रॉ मटेरियल प्रॉपर तरीके से उतने क्वांटिटी में वो भी सॉर्टिंग करके रखा होगा तो आपका आउटपुट दिन का जो टारगेट था आपका 100 बनाने का, वो 100 110 हो जा सकता है, 150 तक भी जा सकता है। डिपेंड है कि आपके पास फैसिलिटीज़ कितनी अवेलेबल है, राइट। तो इसमें रोल क्या हो जाता है कि जब आपके पास इन्वेंटरीज प्रॉपर तरीके से मैनेज्ड है, प्रोडक्ट्स मैनेज्ड है, बस आपको क्या करना है, वर्क करना है। तो वर्क फैसिलिटीज़ के ऊपर फिर डिपेंड करता है कि आपका दिन का प्रोडक्शन कितना है, आउटपुट कितना निकालना है। तो ये भी इन्वेंटरीज आपको इतनी हेल्प कर सकता है कि आपके दिन का प्रोडक्शन रेट भी वो बढ़ा सकता है। तो ये सेकंड रीज़न हो गया कि जिसके अंदर हमें इन्वेंटरीज हेल्प करता है या उसके ऊपर हमको फोकस करना है इस चीज़ के ऊपर, राइट। देन थर्ड पॉइंट है मेंटेन स्मूथ एंड इफिशिएंट प्रोडक्शन फ्लो। इसमें क्या कहता है, व्हेन अ कंपनी हैज लिटिल इन्वेंटरी एंड रन्स आउट ऑफ स्टॉक आउट ऑफ इसेंशियल मटेरियल्स मीन्स इंटरप्शन इन प्रोडक्शन विच रेजेस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। यानी इसमें क्या हो गया कि इनका थर्ड पॉइंट क्या है कि मेंटेन स्मूथ एंड इफिशिएंट प्रोडक्शन फ्लो। यानी वही जो अभी कहा था कि फॉर एग्जांपल आपके पास ह्यूज अमाउंट में क्वांटिटी में आपके ऑर्डर आ गई है, लेकिन आपके पास कुछ मटेरियल है ही नहीं, कुछ है, कुछ अवेलेबल है, कुछ नहीं है, कुछ प्रोडक्ट तो अवेलेबल ही नहीं है, कुछ प्रोडक्ट है लेकिन बहुत कम क्वांटिटी में। तो ये डायरेक्ट इफेक्ट किस पे करने वाला है, ये डायरेक्ट इफेक्ट करेगा आपके प्रोडक्शन के ऊपर। प्रोडक्शन के ऊपर यानी क्या, जब प्रोडक्शन लाइन वेट करती बैठेगी मेरे पास, अगर यार रॉ मटेरियल ही नहीं आ रहा है, रॉ मटेरियल है तो टूल नहीं है, अब टूल भी है, रॉ मटेरियल भी है, लेकिन ये मुझे कहते हैं कि भैया एक मशीन के ऊपर कम से कम 100 प्रोडक्ट बनने चाहिए, तो 100 प्रोडक्ट के रिगार्डिंग रॉ मटेरियल ही नहीं अवेलेबल हो रहा है मेरे पास कुछ 10-20 रॉ प्रोडक्ट बनाने का ही रॉ मटेरियल अवेलेबल है, तो मैं किस तरीके से काम करूँगा, या उसमें वेट करना पड़ेगा। तो इनडायरेक्टली अगर ऐसा वेट करना पड़ रहा है तो कितनी तो ये चीज़ें ऐसी है फ्यूचर में कि जो हमें इफ़ेक्ट गिराएंगी अपने डायरेक्ट प्रोडक्ट के ऊपर कि कॉस्टिंग बढ़ेगा, आपका जो भी टाइम लग रहा था वो टाइम उसका और ज़्यादा बढ़ेगा। तो इनडायरेक्टली ये चीज़ें क्या हो जाती है कि आपकी कॉस्टिंग पे इफ़ेक्ट करती है, राइट। तो यहाँ पे भी अगर स्मूथ फंक्शनिंग करनी है, इफ़िशिएंट बनाना है आपका इफेक्ट प्रोडक्ट, तो आपको वहाँ पे उतने लेवल पे जाके आपको प्रोडक्ट का आपका वो काम करना है, राइट। तो यहाँ पे भी एक थर्ड पॉइंट है जिसके अंदर अपना काम हो जाता है या आपको फोकस करना है उसके ऊपर, राइट। देन नेक्स्ट पॉइंट है टू कीप बेटर कस्टमर रिलेशंस। अब ये कहोगे कि आप इसका क्या संबंध आ रहा है कि कंज्यूमर के साथ अच्छा रिलेशनशिप रखना है में इन्वेंटरीज बहुत अच्छा रोल प्ले करती है, उसका फंक्शन है कि रिलेशन मेंटेनेंस करना है। करना क्यों है, क्योंकि जब भी आपका रिलेशन कस्टमर के साथ आपका जब सर्वे करते हो, आप कस्टमर बेस जब सर्वे करके प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट करते हो तो उसमें उसका फुलफिलनेस देख के ही आप क्या करते हो कि आपका प्रोडक्ट बनाते हो कि इसका ये रिक्वायरमेंट है तो वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से मुझे अपना मेरा फिनिश गुड या प्रोडक्ट बनाना है। जब आप आपका प्रोडक्ट बनाते हो और बनाते वक्त अगर आप ये देख रहे हो कि यार मेरा प्रोडक्ट तो डिले हो रहा है, कस्टमर को एक चाहिए था XYZ डेट पे और वहाँ पे हो नहीं रहा है, या उसके पास वो सप्लाई हो जा नहीं रहा है, तो इस पे भी क्या हो जाता है कि कस्टमर पे ज़्यादा इफेक्ट गिरता है आपके प्रोडक्ट का। अगर आपको प्रोडक्ट आपको उसको आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छे पसंद भी है, उसके बावजूद भी अगर उसका वहाँ पे सप्लाई ऑन टाइम नहीं हो पा रहा होगा तो वो क्या करेगा, आपका प्रोडक्ट नहीं लेगा, जो अवेलेबल चीज़ है वो ले लेगा वो उसके पास जहाँ पे भी चाहिए। तो ये रिलेशनशिप भी मेंटेन करने के लिए, उसको सेटिस्फाई करने के लिए, तो आपको क्या करना पड़ता है, कस्टमर का रिलेशनशिप रखने के लिए आपको टाइम पे मैन्युफैक्चरिंग करके टाइम पे सप्लाई देना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। तो एक चीज़ हो जाती है कि आपको एक कंज्यूमर रिलेशनशिप के ऊपर भी आपको आपका इन्वेंटरीज बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। देन है टू टेक एडवांटेज ऑफ क्वांटिटी डिस्काउंट्स, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि मटेरियल एंड कंपोनेंट्स में बी चीपर व्हेन परचेस इन अ लार्ज क्वांटिटीज, राइट। अब ऑब्वियस चीज़ है कि जब भी आप के पास अगर डिमांड ज़्यादा है
फिनिश गुड प्रोडक्ट की, तो आप क्या करते हो, उस डिमांड के अकॉर्डिंगली ही आप आपका रॉ मटेरियल खरीदते हो। और अगर आप अपना रॉ मटेरियल इतने ह्यूज अमाउंट में अगर लोगे तो आपको आगे वाला इंसान भी उतना ही डिस्काउंट देता है, तो वो आपको कम रेट में मिल जाता है जो आपको ऑर्डिनरी रेट में मिलने वाला था। तो आप अगर ह्यूज अमाउंट में लोगे, ह्यूज क्वांटिटी में लोगे, तो आपको वो ऑर्डर भी क्या मिल जाती है, कम पैसे में मिलती है। तो अगर आपका कम पैसे में अगर रॉ मटेरियल मिल रहा है तो आपका एंड प्रोडक्ट का भी ऑटोमेटिकली कॉस्टिंग क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तब जाके आप फाइनल प्रोडक्ट के ऊपर कुछ ना कुछ तो डिस्काउंट दे सकते हो, उसका फिर इफेक्ट डायरेक्ट कंज्यूमर पे हो जाता है। तो इससे दो चीज़ें हो जाती है कि कंज्यूमर सेटिस्फाई तो हो ही जाता है कि आपका प्रोडक्ट अच्छा है ही, उसके उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही बना, और सेकंड थिंग, उसके बावजूद भी आप उसको ऊपर के उसके डिस्काउंट दे रहे हो। तो कोई भी कंज्यूमर को तो ये पसंद ही रहेगा, कस्टमर को तो ये चाहिए ही चाहिए। तो वो खुद खुद ब खुद आपका प्रोडक्ट लेगा भी और सामने वाले को रेफर भी करेगा कि इसका प्रोडक्ट लो, ये डिस्काउंटेड भी है और क्वालिटी वाइज भी अच्छा है, और इनडायरेक्टली क्या कर देता है, वो कस्टमर का रिलेशनशिप अच्छा बनाता है आपका। तो ये एक इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है कि जब भी आप कोई भी क्वांटिटी में मटेरियल खरीदते हो, सॉर्टिंग करोगे उसके ऊपर, तब की बात है, तब जाके आप उसके ऊपर डिस्काउंट दे सकते हो। तो इसका भी एक बेनिफिट आपको इन्वेंटरी देता है। देन टू यूटिलाइज एडवांटेज प्राइस फ्लक्चुएशन। अब प्राइस फ्लक्चुएशन में हो जाता क्या है कि आप क्या करते थे, कुछ पॉलिसीज बनाते हो इनिशियल पॉइंट पे रिक्वायरमेंट के हिसाब से, रॉ मटेरियल के हिसाब से, तो उसमें आप क्या कर सकते हो कि फ्लक्चुएशन ला सकते हो। फॉर एग्जांपल कुछ सीज़न आ रहा है जिसमें बहुत डिमांड आपके प्रोडक्ट की है, तो आप वहाँ पे आपका प्राइस हाइक भी कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि कोई कॉम्पिटिटर तो है नहीं मेरे को, तो वहाँ पे मेरे प्रोडक्ट में क्वालिटी तो बहुत अच्छी खासी है। तो अब इसमें डिमांड आएगी, तो डिमांड आने के बाद सर्टन सीज़न में तो डिमांड आने ही वाली है, तो सर्टन सीज़न में जब डिमांड आएगी तो उनको तो ख़रीदना ही ख़रीदना है। तब उनको अगर ख़रीदना है तो वहाँ पे मैं क्यों ना मेरा प्राइस बढ़ाऊँ। और जो सीज़न ऐसा है कि जहाँ पे कस्टमर आने ही नहीं वाला, यानी बारिश का सीज़न रहता है कि जहाँ पे 99% प्रोडक्ट्स आपके जो है वहाँ पे उसको इतनी डिमांड नहीं रहती, तो वहाँ पे आप उसको डिस्काउंट दे सकते हो, राइट। तो ये चीज़ें भी आप वहाँ पे आपका इन्वेंटरी आपको हेल्प करता है, किस तरीके से कौन सा मटेरियल आपके पास सॉर्टिंग करके रखा हुआ है, तो कितना पुराना है, किसको प्राइस हाइक करना है, किसका प्राइस कम करना है, ये भी आपको उसको हेल्प हो जाती है आपको, ठीक है। देन बहुत सारी चीज़ें ये इसमें जो आपका हेल्प होता है। तो अब आप डायरेक्ट उसके एडवांटेजेस पे जाते हैं कि एडवांटेजेस क्या है। ये जो इन्वेंटरी कर रहा है उसका कंट्रोल जो कर रहा है, इन्वेंटरी कंट्रोल हम यूज़ अगर करेंगे तो उसका एडवांटेज और बेनिफिट किस तरीके से आपको मिलेगा। देयर इज़ अ नो शॉर्टेज ऑफ मटेरियल्स एट एनी स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। जब आप इन्वेंटरी करना स्टार्ट करोगे तो आप ऑलरेडी एक प्लान बनाते हो कि मेरे पास अगर 100 प्रोडक्ट बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल अवेलेबल है वो मैं सॉर्टिंग करके रखूँगा, और उसको जैसी जैसी मैं आगे भी प्रोडक्शन के लिए भेजूँगा तो उसका भी मैं एक डेटा बना के रखूँगा कि मैंने इतना भेजा है। तो मैं एक प्लान करके रखूँगा कि जब 40 प्रोडक्ट बनाने के लिए मेरे पास रॉ मटेरियल स्टोर में अवेलेबल रहेगा तो मैं नेक्स्ट प्रोडक्ट रॉ मटेरियल को ऑर्डर दे दूँगा, मैं वेट नहीं करूँगा ज़ीरो बनाने का। तो यहाँ पे उसका एक बेनिफिट हो जाता है कि आपका शॉर्टेज नहीं रहेगा, कभी भी शॉर्टेज नहीं रहेगा, क्योंकि 40 प्रोडक्ट तो आपके पास ऑलरेडी है, तो आप उसके बेसिस के ऊपर और ऑर्डर दे रहे हो रॉ मटेरियल का कि और आ जाए बोल के, राइट। तो यहाँ पे एक बेनिफिट हो जाता है कि इसके इन्वेंटरी के ऊपर आपको शॉर्टेज कभी मिलेगा नहीं। मटेरियल्स आर मेड अवेलेबल एट मोस्ट इकोनॉमी रेट। वही कि जहाँ पे भी आप इन्वेंटरीज करके रखते हो तो आपकी स्टडी रहती है, उसमें आप देखते हो कि कौन सा मटेरियल चीप है, कौन सा मटेरियल का कॉस्ट ज़्यादा है, तो वो भी आपको बेनिफिट वहाँ पे मिल जाता है। बाद में प्रोडक्शन जब आप सप्लाई देते हो, डीले उसके अंदर जो सप्लाई होगा तो उसके अंदर जो डिले होने वाला है, कितना डिले होने वाला है, इसके ऊपर भी आपको ऑलरेडी प्री प्लान हो जाता है, प्री इंटीमेट हो जाता है आपको कि हाँ इतना डिले होने वाला है, तो उसके आगे ही आप उसकी तरीके से प्लान कर सकते हो, तो उसका एक बेनिफिट हो जाता है। एक्यूरेट डिलीवरी टाइम और डेट भी आप दे सकते हो इसको, इसका भी एक बेनिफिट अच्छा है। प्रोडक्शन शेड्यूलिंग, डिलीवरी रेट, डेट्स, ये सब आप प्रॉपर तरीके से मेंटेन कर सकते हो जब आपके पास स्टॉक में मटेरियल अवेलेबल है और उसका इन्वेंटरी आपके पास प्रॉपर तरीके से होगा। तो इस तरीके से नंबर ऑफ बेनिफिट्स भी इसके अंदर है जो आपको बेनिफिटेड रहेंगे कि फ्यूचर में किस तरीके से आपको इन्वेंटरीज के अंदर काम होगा या किस तरीके से उसको यूटिलाइजेशन कर पाओगे, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आज के लेक्चर में हम इतना ही देखेंगे। अब तक हमने देखा कि इन्वेंटरी की डेफिनेशन देखी है, अब तक के 3-4 लेक्चर के अंदर इन्वेंटरी क्या होता है, उसकी क्लासिफिकेशंस क्या होते हैं, फिर उसकी एडवांटेजेस क्या देखा, आज हमने उसका नीड भी देखा, फंक्शंस भी देख लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम उसका और एक इम्पॉर्टेंट पार्ट देखेंगे, ठीक है। टिल देन थैंक यू।